अब हम लोग करने जा रहे हैं आगे जो है एक वीडियो बनाते हैं हम लोग। आज जो है ऐसे तो लोगों के बहुत सारे सब्सक्राइबर होते हैं चैनल के, लाखों में होते हैं, मिलियन होते हैं, लेकिन हमारे भी 100 सब्सक्राइबर हो गए और उस 100 सब्सक्राइबर होने की वजह से उसके मौके पे अब पढ़ाते तो हूँ, लोग वीडियो देखते हैं पढ़ने वाले, और आमतौर पे पढ़ने वाले वीडियो लोग कम देखते हैं क्योंकि उसमें पढ़ना और फिर इतना मुश्किल टफ कंसेप्ट को समझना तो ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी 100 लोगों ने हमें लाइक किया है, सब्सक्राइब किया। लाइक तो बहुत लोग करते हैं, बस सब्सक्राइब किया है, पढ़ना चाह रहे हैं। तो पढ़ने के लिए जो लोग पढ़ रहे हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनके लिए एक स्पेशल आज हम एक वीडियो बना रहे हैं और एक कहानी हम सुनाएंगे आपको कि कहानी से आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। तो उसके लिए हम एक उनके लिए थैंक्स, स्पेशली थैंक्स के मौके पे एक हम क्या देंगे, हम जानते नहीं कि जो लोग सब्सक्राइब किए वो कौन कौन से लोग हैं, पर उन्होंने हमें मुझे सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को, तो उनके लिए थैंक्स के तौर पे एक मैं ये कहानी बताने जा रहा हूँ। तो ये है हमारा 100 सब्सक्राइबर का, ठीक है ना, सब्सक्राइबर का ये एक स्टोरी को हम लोग वैसे तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उसका हमने टाइटल रखा है वी आर मॉडर्न कालिदास। मॉडर्न कालिदास इसका कहानी का हमने नाम रखा। वैसे तो कालिदास को हम लोग जानते हैं, कालिदास की एक कहानी है, वो सुनते हैं क्या है और थोड़ा अच्छा भी लगेगा और मज़ा भी आएगा, कुछ सीखेंगे भी। इसमें बहुत सारे इंस्पिरेशन है तो उसमें हम लोग सीखेंगे भी। कालिदास बताते हैं कि कालिदास वो एक ऐसा शख्स था कि जिस डाल पे बैठा था उसी डाल को काट रहा था। ठीक है, आप सुन के समझ में आओगे वो कितना होशियार था, ठीक है ना। तो कालिदास के एक ऐसा शख्स, पहले के ज़माने में क्या होता है कि ऐसे ही गांव देहात के लोग थे। अब तो हम लोग बहुत शहरी लोग हो गए और सिविलाइज्ड हो गया, डेवलप्ड हो गए हैं, मॉडर्नाइज्ड हो गए हैं, डिजिटलाइज्ड हो गए हैं और पता नहीं क्या क्या हो गए हैं, ठीक है ना। और आने वाले दिनों में और भी पता नहीं कौन कौन से टर्मिनोलॉजी आएगा जो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे खेती बात में। लेकिन पहले के लोग गांव देहात में रहते थे, सुकून की ज़िंदगी थी, कम सोचना, कम चालाकी थी। तो ऐसे ही एक कालिदास के बारे में बताते हैं कि कालिदास एक शख्स थे जो जिस डाल पे बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। तो इससे हमें अंदाज़ा लगता है कि वो बहुत ही कम समझ रखते थे, ठीक है ना। कि जिस डाल पे, जैसे एक डाल, जैसे ये मान लो एक हमारा दरख्त है, ऐसे ही डालियाँ निकली हुई हैं, ये एक डाल है, यहाँ कालिदास बैठे हैं और इसको यहाँ से काट रहा है, यहाँ से काट रहा है। तो बताओ कटने के बाद कहाँ जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक कहानी है, कालिदास जिस डाल पे बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। आजकल तो हम लोग की शादी ब्याह होती है, लोग हमारे माँ बाप हैं रिश्ते लगाते हैं, कुछ हम लोग खुद रिश्ते लगा लेते हैं, कुछ लोग मैट्रिमोनियल से शादी ब्याह कर लेते हैं। लेकिन ये आजकल के दौर की बात है। पहले के ज़माने में लोग अपने उसी तरह से ट्राइब के हिसाब से, अपने रिलीजियस के हिसाब से, अपने कास्ट के हिसाब से शादियां करते थे और अपने लाइफ को सेटल करते थे। लेकिन पहले के टाइम में क्या था, किंगडम सिस्टम था, बहुत लोग रूल करते थे, ठीक है ना। रूलिंग सब, यहाँ का राजा ये है, यहाँ का राजा ये है। हम लोग जो सुनते हैं बहुत सारे, हमारे यहाँ अलीगढ़ में बोलते हैं नवाब छतारी एक है, मैंने देखा नहीं है मगर बोलते हैं। तो नवाब हुआ करते थे, बड़ी बड़ी जायदादें होती थी। अब जाहिर है ऐसे जो नवाब होंगे या कुछ रूलर होंगे तो उनके घर में भी लड़कियां होंगे, लड़के होंगे, तो उनकी शादी तो आम लोगों की तरह तो नहीं हो पाएगी। जाहिर है वो चाहेंगे कि हमारे स्टेटस के हिसाब से शादी हो। तो एक कहानी ये आती है कि एक राजा थे और उनकी एक बेटी थी और बड़े थे, मतलब ऐसा नहीं कि ठीक ठाक बड़े थे। तो उनकी बेटी की उम्र हो गई शादी की। तो शादी के लिए उनके फादर ने कहा कि भाई, राजा ने कहा कि बेटी अब तुम्हारी शादी कराते हैं, तो बताओ क्या करे, कैसे करे। तो उस लड़की ने कहा, वैसे तो बहुत सारी बातें हुई लेकिन उसमें एक फाइनल ये है कि भाई मैं उसी लड़के से शादी करूँगी जिससे जो मेरे 3 सवाल का जवाब दे देगा, ठीक है। तो वो कोई भी हो, कोई ज़रूरी नहीं कि दूसरे राजा का लड़का हो, कोई भी हो, अगर जो मेरे 3 सवाल का जवाब दे देगा मैं उसी से शादी करूँगी।
अब ये है कि जानते हैं पुराने ज़माने में जब भी कभी राजा कोई ऑर्डर देता था, एक मुनादी होती है, मुनादी एक वर्ड होता है कि वो आते हैं मोहल्ले मोहल्ले ड्रम बजाते हैं और अनाउंस करते हैं कि राजा ने ऐसा हुक्म दिया है, ऐसी बातें कही हैं, ठीक है ना। तो लोग सुनते हैं, उसी की तरफ राजा की बातों को सुन के और उसी के हिसाब से काम करते हैं। कितनी बात सुन में। तो ऐसे ही पूरे छोटे छोटे शहरों में उनके पूरे राजा के जितनी भी सल्तनत थे उनमें सारे में मुनादी कराई गई कि वो लोग जो लोग चाहते हैं राजा की लड़की की शादी करना, राजा की लड़की से शादी करना चाहते हैं, तो राजा की लड़की ने शादी की ये शर्त रखे कि जो लोग 3 सवाल का जवाब दे देंगे उससे वो शादी कर लेगी। अब जो लोग चाहते हैं वो आए और आके उनके सवाल का जवाब दे, लेकिन साथ ही ये भी उन्होंने कहा है कि अगर जो जवाब नहीं दे पाएगा तो अपने हिसाब से उनको एक पनिशमेंट भी देगी, ठीक है ना, अपने हिसाब से जो भी उसको लगेगा वैसा एक पनिशमेंट देगी, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो है जो थोड़ा पढ़े लिखे थे, जो ऋषि मुनि थे, जो पंडित थे, मोहल्ले के थे, करीब के थे, दूर के थे, सबको जब पता चला सब एक एक लाइन से आना शुरू हो गए और उसके टाइम पे जो टाइम दिया था उस टाइम पे आके उनके सवाल का जवाब देते थे। और ज़्यादातर लोगों का जवाब तो गलत ही होता था, पहले ही सवाल पे कट जाते थे, फिर दूसरा तीसरे पे कट ही जाते थे। तो वो क्या करती थी पनिशमेंट के तौर पे कि किसी को मुंह पे काली लगा दी, काली लगा के भेज दिया, किसी के बाल मुड़वा दिए, किसी के जूते के माला पहना दिए, किसी को गधे पे बैठाया घुमा दिया। तो इस तरह के बहुत सारे पनिशमेंट दे देती थी और बाकी लोग चले जाते थे। तो उसमें दूसरे किंगडम के दूसरे जो राजा के लड़के भी आए, उनको भी सवाल के जवाब नहीं दिए, उन्हें भी कुछ ना कुछ तरीके से इंसल्ट कर दिया या उसको करके छोड़ देते थे। ऐसी बहुत सारे जो संत थे, साधु थे, मुनि थे, जो बड़े अपने आप को ज्ञानी समझते थे, वो लोग भी आए, उनको भी ऐसे ही हुआ कि वो 3 सवाल के जवाब नहीं दे पाए, उनको भी किसी को कुछ पनिशमेंट करके छोड़ देते थे। एक दफ़ा की बात है कि ऐसे ही जो लोग आते थे दिन में रुसवा होके चले जाते थे अपने, और बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, बड़े निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। तो अब वो लोग ऐसे ही एक शाम ढले, मतलब लोग चले जा रहे थे अपने अपने, जो लोग जो हम सब लोग जो इंसल्ट हुए थे वो एक ग्रुप बनती चली गई, वो लोग जा रहे थे अपने अपने जिधर के थे। तो एक दफ़ा जब जा रहे थे तो क्या देखा कि एक आदमी जो है जिस डाल पे बैठा है उसी डाल को काट रहा है। उन्हें देख के बड़ा अचंभा हुआ, फिर चेक किया तो देखा वाकई वो आदमी उसी डाल को काट रहा जिस डाल पे बैठा है। तो बोला ये तो बड़ा अक्लमंद आदमी है, ये तो बड़ा अक्लमंद है कि जिस डाल पे बैठा है उसी डाल को काट रहा है, ये बहुत अक्लमंद आदमी है, इसी की शादी राजा की लड़की से कराया जाए, ठीक है ना। उन्होंने देखा, बोला कि इसी की शादी राजा से कराया जाए क्योंकि ये अक्लमंद आदमी है। आप समझ रहे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे ना कि जिस डाल पे बैठा उसी डाल को काट रहा है। लेकिन उन्होंने सोचा कि हम लोग तो इतने ज्ञानी हैं और हम लोग उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाए, हमें रुसवा किया है, अब हम ऐसे आदमी से इसकी शादी कराएंगे जिससे उसे लगेगा कि हम, वो उसे भी महसूस हो कि हम किससे शादी होगी। इतनी बात में अब वो सारे जितने भी रुसवा लोग थे, रुसवाओं का जो टीम था, उन लोगों ने इस कालिदास को उतारा और जो लोग थे और उनको हर जो सवाल पूछा गया सबके जवाब क्या सही हो सकता या क्या सही था उसको वो सिखाना शुरू किए कि अगर ये सवाल पूछा तो ये जवाब है, ये सवाल पूछा ये जवाब है, ये सवाल पूछा तो ये जवाब है। सारे जितने भी रुसवा होते गए उनके सारे सवाल को कलेक्ट किया गया और कलेक्ट करके उसके जवाब बता के और उस कालिदास को ट्रेन किया गया। जब कालिदास ट्रेंड हो गए, सारे सवाल का जवाब उनको पढ़ा दिया गया, समझा दिया गया, उतना तो अक्लमंद थे नहीं लेकिन फिर भी उसको याद दिला दिया गया, तो फिर वो उस हिसाब से तैयार होके अब वो उनके एक दिन बारी आती है कि कालिदास जा रहे हैं राजा की लड़की के 3 सवाल का जवाब देने के लिए। कितनी बात समझ में आई। तो राजा के लड़की ने पहला सवाल पूछा और कालिदास टाइम नहीं लगा आंसर बता दिया। पहले सवाल पे जो भी सवाल था उन्होंने पूछा और टाइम नहीं लिया और कालिदास ने फौरन जवाब बताया। लड़की को थोड़ा सा वो, राजा की लड़की को लगा ओहो इतना जल्दी जवाब देने का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये बिल्कुल तैयार है, इसको मतलब इसको किसने ट्रेन किया। और राजा की लड़की भी तो होशियार थी, ठीक है ना। तो उसने फिर दूसरा सवाल किया, दूसरा सवाल भी इसी तरह से टाइम नहीं लगा जवाब दिया। तो राजा की लड़की ने सोचे कि भाई ये तो पूरी तरह हर सवाल का इसके पास जवाब है क्योंकि इसको ट्रेन करके लाया गया है।
ठीक है। तो उसने बिल्कुल लेटेस्ट सवाल पूछे और वो सवाल था ये, राजा की लड़की ने पूछा ये सवाल। कालिदास को समझ में वो सवाल बिल्कुल नया था, क्योंकि वो उससे पहले किसी से पूछी नहीं थी उसने। कालिदास को समझ में नहीं आया क्योंकि उसके पास आंसर नहीं था। तो कालिदास ने बोला अरे यार ये तो सवाल किसने बताया नहीं। थोड़े से सोच के उसने कुछ समझ में आया, फिर उसने कहा ठीक है, ओ वो करेक्ट आंसर, तुक्का और करेक्ट। राजा की लड़की बोली अरे ये इसका भी जवाब दे दिया, ठीक है ना, ये इस सवाल का भी जवाब दे दिया। तो बोला अरे कहाँ, ये तो वाकई ये बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, क्योंकि ये तीसरे सवाल का भी जवाब दे दिया। आप लोगों को समझ में आया सवाल क्या है? जवाब अभी मैं बताऊंगा। ठीक है। तो वो बोले कि भाई काले ये आदमी तो तीसरा भी सवाल दे दिया, ये तो मैंने किसी से पूछा नहीं, इसका मतलब ये वाकई इंटेलिजेंट है। ठीक है। खैर तीनों सवाल का जवाब कालिदास ने दे दिए और वो तीसरा सवाल भी बिल्कुल सही निकला। और उसके बाद जैसे राजा के लड़की ने कहा था कि भाई मैं इससे शादी करूंगी, शादी उसकी हो गई, आधा राजपाट का मालिक हो गया कालिदास। ठीक है ना, वो शख्स जो जिस डाल पे बैठा था उसी डाल को काट रहा था, आधे राजपाट का मालिक हो गया देखते ही देखते। कितनी बात सुन में। बाकी जैसे रस्में होती है, रस्में होने लगी, शादी ब्याह की रस्में होती है, रस्में होती है, हो गई। फिर रात का वक्त आ गया। रात में जैसे हम जो हस्बैंड है वाइफ के पास जाता है, तो फिर वो रानी बैठी, वो शहजादी बैठी हुई थी अपना जो जगह था बैठी हुई थी। फिर वो कालिदास आता है रात के टाइम पे, जैसे उसका यूजुअल रस्म होता है। वो आया, फिर जब कालिदास घर के अंदर आया तो बात होने लगी। तो लड़की ने पूछा कि पहले तो भाई बात करके देख ले कि कैसा बात करने में क्या है। तो बात करते करते फिर उसने ये सवाल पे आए कि ये जो मैंने तीसरा सवाल पूछा था, इसका जो जवाब दिया ये तो जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन ये जवाब को अगर मैं एक्सप्लेन करूं कि ये एक्सप्लेन करके बताइए कि ये आपने क्या बताना चाहा है या क्या बताइए। जवाब तो बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन ये क्या मतलब था आपके जवाब का, जो थीम है वो एक्सप्लेन करता। वो माँ पूछी तो कालिदास ने ये कहा कि जैसे आप जो लोग जवाब दे देते हैं सही है, लेकिन जो लोग गलत जवाब देते हैं तो आप उसको इंसल्ट करते हो। किसी को जैसे मुंह पे काली लगा दिया, तो जूते का माला पहना दिया, गंजा कर दिया। तो मुझे ये लगा कि आप ये बोल रहे हो तीसरे सवाल के लिए कि अगर तुम जवाब नहीं दिए तो मैं तुम्हारा एक आँख फोड़ दूंगा, एक आँख फोड़ दूंगा, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगा कि जब एक तो बोला कि मैं दोनों आँख फोड़वा सकता हूँ या फोड़ दूंगा, इसका मतलब मुझे ये लगा कि मैं दोनों आँख फोड़वा सकता हूँ, फोड़ सकता हूँ। तो मुझे ये लगा, तो ये दो ऐसे मैंने दिखाया। कालिदास वो जो शहजादी थी वो सर पकड़ के बैठ गई। फिर बोली कि ये जो तुमने बाकी जो जवाब दिए, तो बोला वो तो मुझे सब लोगों ने सिखाए थे। शहजादी बेहोश, मतलब बिल्कुल दिमाग बिल्कुल खराब हो गया, ये मैं किस आदमी के साथ मेरी शादी हो गई, ठीक है ना। कालिदास को घुमा के एक लात मारी, जय से दन। कालिदास सीधा दरवाजे से बाहर, भागो घर से, भागो घर से, भागो घर से बाहर निकाल दिया। पहले ही रात को कालिदास को घर से बाहर निकले। हंसो नहीं, तुम लोग हंसोगे तो फिर तो मैं कैसे बताऊंगा, ठीक है ना। तो कालिदास दरवाजे से बाहर निकले, रात का वक्त था, चांदनी रात थी। चांदनी रात तो आप लोग कभी देखे नहीं होंगे, शहर के लोगों को क्या पता लाइट पे चांदनी रात क्या होती है, पर कभी देखिएगा कि जब अंधेरी रात होती है, चांद होता है तो किस तरह से खुशनुमा होता है, अच्छा लगता है मौसम के हिसाब से, ठीक है ना। तो चांदनी रात थी और आमतौर पे इतना तो हम लोग पता है कि जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे वो नदी के किनारे ही अपना घर बनाते थे, नदी के किनारे महल बनाते थे, इसलिए कि पानी का इस्तेमाल करना, नहाना धोना, कपड़े धोना, कहाँ से पानी लाए, क्योंकि उस ज़माने में हैंडपंप तो था नहीं, इलेक्ट्रिसिटी तो था नहीं कि हम लोग मोटर लगा के पानी टंकी में भर लेंगे, तो उस ज़माने में ये सब चीज़ें थी नहीं। तो आमतौर पे लोग नदी के किनारे पानी की सहूलत की वजह से वहाँ रहते थे। तो
कालिदास जहाँ पे था वो भी नदी के किनारे ही था। उस चांदी रात में बेचारे घर से बाहर जा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कालिदास, तुमने आज नसीब से या किसी वजह से रातों रात या पलक झपकते कितना अमीर हो गए। और देखो, जिसको इतने लोगों ने शादी के लिए रुसवाई झेली है, तुमने उससे, तुम्हारी शादी हो गई, ठीक है ना, तुम्हारी उससे शादी हो गई जिसको पाने के लिए ना जाने कितने लोगों ने अपने आप को रुसवा किया, मगर आज फिर दरवाजे से बाहर आ गए। वो इसलिए कि कालिदास, नसीब से पाई हुई चीज़ तो नसीब से तो मिल सकता है, मगर अकल ना हो, इल्म ना हो तो ये सब चला जाता है, पलक झपकते ही चला जाता है। अगर मेरे पास इल्म होता, अगर मैं बाशऊर होता, मेरे पास नॉलेज होता और मैं उस सवाल का जवाब अपने नॉलेज के बेस पे दिया होता, तो आज मैं इस रात में इस बाहर में टहल जा नहीं रहा होता। पर हमारे पास नॉलेज नहीं है, मैं एक जाहिल आदमी हूँ, लेकिन दो लोगों ने बताया, मैंने उस पर किया, वो मैं पा लिया, वो मैंने पा लिया, पलक झपकते ही पा लिया। लेकिन वो चीज़ फिर हमने पलक झपक दूसरे पल में ही खो दिया, ठीक है ना। इसलिए कि मेरे पास इल्म नहीं है, मेरे पास शऊर नहीं है, जानकारी नहीं है, और हमने ऐसे ही बेतुका मैंने तुक्का मार के हमने जवाब दे दिया, ठीक है। सही तो निकला, पर वो रियल में जो होना चाहिए था वो नहीं था। तो क्या समझ में आया कि अगर इल्म ना हो तो आपके पास जितने भी दौलत हो, जितने भी आसाइशें हो, वो बहुत दिन नहीं रुकते, बहुत दिन नहीं रुकते, वो वक्त के साथ बहुत जल्दी चले जाते हैं। अगर इल्म है, आपके पास दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, मगर आपके पास एजुकेशन है, इल्म है, शऊर है, तो आप सब कुछ थोड़े थोड़े करके पा सकते हैं, ठीक है ना। सब मिल सकता है, लेकिन अगर सब हो पर इल्म ना हो तो पलक झपकते नहीं तो थोड़े थोड़े करके बहुत जल्दी सारी दौड़ते चली जाती है। ऐसे बेशुमार कहानियाँ हम अपने आप, जो सुनने वाले हैं वो भी सुने और अपने आप में देखें कि ऐसे बेशुमार कहानियाँ हैं जिनके दादा परदादा के पास बहुत दौलतें थी, बाप के पास बहुत दौलत थी, मगर उनके आने वाली औलादें अगर एजुकेशन नहीं लिया, तालीम नहीं लिया, तो आज बिल्कुल बेचारे परेशान है। और उसमें से अगर हम कहें तो बहादुर शाह जफ़र, लास्ट मुग़ल एम्परर को जानते होंगे, बहादुर शाह जफ़र, उनके भी अभी रिश्तेदार हैं, ठीक है ना, और आज रिक्शा चला रहे हैं, ठीक है ना। ये और बात है कि किस वजह से हुआ, मगर मैं ये बता रहा हूँ कि जिसका रूलर पूरे हिंदुस्तान में रोल था मुग़लों का, ठीक है, वो रोलर का जिसके शान शौकत थी, आज उनके जो जो विरासत के जो लोग हैं आज रिक्शा चला रहे हैं, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तालीम बहुत ज़रूरी है, और आप अपने गांव देहात में देखेंगे जो लोग पढ़े लिखे बड़ी मुसीबत से अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, आज वही बच्चे आगे चलते चलते एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अच्छे लाइफ में चल रहे हैं। उनके चीज़ें, हालात बदले हैं, काफ़ी अच्छा बदला है। तो आप भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वापस चलते हैं कालिदास को, वो जो चांदनी रात में टहल रहे हैं, टहल क्या रहे हैं, अपने रुसवाई को रोते हुए चले जा रहे हैं। जाते जाते नदी के किनारे घर था, तो नदी का करीब आ गए, और फिर वो पत्थरों पे, नदी के किनारे देखा होगा पत्थर होते हैं, ऊंचे नीचे पत्थर होते हैं। अब कालिदास उन पत्थरों पे बैठ के सोच रहे हैं, ठीक है ना, और सोच रहे हैं, अफसोस को सोच रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं। क्या होता है कि जब इंसान के हालात ठीक नहीं होते तो कभी कुछ सोचता है, ठीक है। लेकिन इसी बीच में क्या देखते हैं कि मिट्टी का घड़ा, ठीक है ना, कहानी तो मैं सुना रहा हूँ, हो सकता थोड़ा आगे पीछे हो, कुछ बातें मिस हो जाए, कुछ बातें रह जाए, इतना डिटेल तो पढ़ा नहीं, लेकिन मैं जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो मेरी बात को समझना है, ठीक है। तो कालिदास पत्थर पे बैठे हैं और एक मिट्टी का घड़ा, जैसे हम लोग तो हिंदुओं में देखते हैं, हिंदू रिचुअल के हिसाब से देखते हैं कि जब वो मर जाते हैं तो उनको नदी के किनारे ले आके जला देते हैं और उनके राख को मिट्टी के घड़े में बंद करके और फिर नदी में टहला दे वो, ठीक है। तो कालिदास हिंदू रस्म के हिसाब से उसमें क्या होता है कि वो आज जो राख होता है जलने के बाद उसको मिट्टी के घड़े में डाल के नदी में बहा देते हैं, ठीक है ना। तो वो उसी तरह का एक मिट्टी का घड़ा एक पत्थर से टकरा रहा था, जहाँ कालिदास बैठे पानी के पास बैठे थे, तो देख रहे एक पत्थर के बार बार टकरा रहा है पानी की लहरों की वजह से, ठीक है। और क्या देखा कि वो जो पत्थर है वो घिसते घिस गया है।
जैसे हम लोग देखते हैं, कभी हम लोग घर में चाकू वाकू तेज करना हो तो कोई रफ सरफेस होता है, उस पर चाकू का ऐसे 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 थोड़ा ऐसे ऐसे घिस लेते हैं, चाकू घिस लेते हैं, लेकिन वो जिस पे घिसते हैं वो खुद घिस जाता है। जैसे कभी गोश्त की दुकान पे जाएंगे आप लोग, तो देखते हैं कि वो लकड़ी का या फिर पत्थर का वो चाकू तेज करने वाला होता है, वो घिस के बहुत खुद ही घिस जाता है। तो ऐसे ही देखा क्या कि मिट्टी का एक घड़ा पत्थर से बार बार लहरों की वजह से आके टकरा रहा था और उस पर अपना एक निशान बना रखा है, यानी पत्थर पे अपना एक निशान बना रखा है, उसको घिस घिस के निशान बना रखा है। ठीक है। कालिदास क्या है कि हमारा एक स्लोगन है, ध्यान में ही ज्ञान है। कालिदास को वो चीज़ दिखाई दिया और कालिदास वो सोचने लगा कि क्या मैं कालिदास इस उम्र में आकर पढ़ सकता हूँ। बचपन से पढ़ा होता तो मेरे दिमाग पे कुछ अच्छा उसका सेल वेल काम कर रहा होता, मैं सीख भी जाता, लेकिन अब तो मेरी इतनी उम्र हो गई, अब मैं पढ़ना भी चाहूँ तो क्या मैं पढ़ पाऊँगा या नहीं पढ़ पाऊँगा, मुझे समझ में आएगा भी नहीं आएगा, ये सोच रहे होंगे। लेकिन क्या देखा कि जब वो मिट्टी का घड़ा उस पर निशान बना रहा था तो वहीं पर उन्होंने ध्यान दिया और उन्हें मिला एक छोटा सा ज्ञान। क्या मिला कि एक मिट्टी को पत्थर से मार दें, एक छोटे से पत्थर से मार दे तो मिट्टी का घड़ा टूट जाए, पर वही मिट्टी का घड़ा उतने बड़े पत्थर पे बार बार घिसते 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 निशान बना रखा अपना। तो वहाँ से उन्होंने एक कंसेप्ट या एक आइडिया उनको आया कि एक मिट्टी का घड़ा पत्थर पे निशान बना सकता है, तो कालिदास इस उम्र में आके पढ़ क्यों नहीं सकता, कालिदास इस उम्र में आके पढ़ क्यों नहीं सकता। फिर उन्होंने सोचा कि अब मैं पढ़ूंगा, और फिर पढ़ने का उन्होंने एक सिलसिला चालू किया। ठीक है ना। फिर पढ़ने लगे, पढ़ते 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 बताते हैं कि कालिदास एक लंबी मतलब सेल्फ स्टडी के बाद या गुरु से अपना ज्ञान लेने के बाद पढ़ते पढ़ते इस कदर अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाया कि बाद में उनके लिखी हुई किताबें, दोहाएं, कविताएं आज की डेट में जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पढ़ाई जाती है कोर्स के तौर पे। कितनी बात सुन में, ठीक है। यानी कि उनके उस उम्र के बाद पढ़ने के बाद, यानी कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होते। अगर आपको एजुकेशन लेना है तो ज़रूरी नहीं कि बचपन से पढ़ा जाए, ठीक है ना। अगर नहीं पढ़ पाए किसी हालात की वजह से तो आप कभी भी अपना पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। और ये बताया कालिदास की पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, कभी से भी कोई भी कुछ भी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। और आज की डेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप देखेंगे कि जिन्होंने बहुत लेटर स्टेज में एजुकेशन हासिल किया, बल्कि बेसिक एजुकेशन हासिल भी नहीं किया और बड़े बड़े लॉज एंड कंसेप्ट दे रखे हैं। जैसे अभी हम लोगों ने फिजिक्स में ही पढ़ा रहे थे फ्लेमिंग के बारे में, माइकल फैराडे के बारे में, ठीक है ना। माइकल फैराडे के बारे में बता रहे थे तो बताते वो बुक बाइंडर है, वो खुद बुक बाइंडिंग करते थे, किताबें बाइंड करना, कवर लगाना, इस सब का काम करते। कोई एजुकेशन नहीं था, मगर बाद में चल के माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट दिया, जिसके बेस पे जनरेटर बनता है। तो क्या बताया कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती कि बचपन से ही पढ़ेंगे तभी पढ़ेंगे, आप किसी भी एज में पढ़ाई करना चाहें पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है ना। कालिदास की ये सब किताबें चलती हैं आज की डेट में, ठीक है। वही कालिदास के जिस डाल पे बैठा था उसी डाल को काट रहा था। कितनी बात में आगे चले। अब हम लोग क्या है कि ये तो इसकी कहानी थी कालिदास की, हमने टाइटल लिखा है वी आर मॉडर्न कालिदास। कालिदास का जो वो थीम था कि जिस डाल पे बैठा था उसी डाल को काट रहा था। इसका क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि वो अगर कट जाता तो वो दरख्त गिर जाता और डाली गिर जाती उस पर, वो भी गिर जाता, वो भी मर जाता, मगर वो काट रहा था क्योंकि उसके पास इतनी समझ नहीं थी। उसी तरह से आज की डेट में हम लोग भी कालिदास हैं। फ़र्क इतना है कि वो पुराने टाइम में थे, अब हम लोग नए टाइम के कालिदास हैं, ठीक है। हम लोग पढ़े लिखे कालिदास हैं, वो अनपढ़ कालिदास था, हम लोग पढ़े लिखे कालिदास हैं। कैसे कालिदास है, हमें ये पता है कि हमें ज़िंदा रहने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी है और वो कुदरत ने हमें फ्री दिया। जैसे हवा फ्री, पानी फ्री, सनलाइट फ्री,
और भी बेशुमार चीज़ें, जैसे हमारा हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, ये सब फ्री में कुदरत ने दिया है, एक पैसा नहीं दिया है। हम यहाँ तक इतने वो हैं कि हम इसका शुक्र अदा भी बहुत कम कर पाते हैं, या कुछ लोग तो करते भी नहीं हैं, उन्हें यही पता नहीं है। बहरहाल जो भी दिया हमें फ्री दिया है, ना जात ना पात ना किसी कास्ट, सबके लिए, सूरज की रोशनी सबके लिए, पानी सबके लिए, हवा सबके लिए है, ठीक है। और ये हमें पता भी है, कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, जैसे हम लोग थोड़ा पढ़ लिए, आप लोग थोड़ा पढ़ लिए, तो हमें पता है कि हमें सांस लेते हैं तो हम लोग कौन सा गैस छोड़ते हैं और कौन सा गैस लेते हैं। हम लोग जब रेस्पिरेशन करते हैं, बिना, जब एक बार एक पल के लिए सांस बंद हो जाए तो हम ख़त्म, मरने का इंडिकेशन यही होता है। मर्द गए क्या, जरा सा नाक पे हाथ पे, कुछ नहीं आ रहा, अच्छा भाई सब गए, ठीक है ना। तो यहाँ सांस से हम लोग पता करते हैं, लेकिन हम ये सांस जो ले रहे हैं, इसमें लेते हैं हम लोग ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है ना। हमारे लिए सांस लेना कितना इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग एक पल के लिए भी जिंदा नहीं रह सकते बगैर सांस के। सांस मतलब ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि उसका मेन मोटिव होता है ऑक्सीजन इन करना, कार्बन डाइऑक्साइड आउट करना। और ये पता है कि ऑक्सीजन भी हम लोग खुद नहीं बनाते, ग्रीन प्लांट है, बताते हैं कि ग्रीन प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस में वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। कितनी बात सुन में, जब वो ऑक्सीजन छोड़ता है वही ऑक्सीजन हम लोगों को मिलता है, वही ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं। कितनी बात सुन में, और उसी से हम लोग जिंदा है, ठीक है। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है कि हम लोग अपने आप को मॉडर्नाइज, सिविलाइज्ड, डेवलप्ड करने के लिए जो जंगल है उसे काट रहे हैं, अब वहाँ पे फ्लैट्स और बाकी जितने भी चीज़ें बनना है बन रहे हैं, लेकिन जंगलों को काट रहे हैं। जंगलों को काटने का मतलब क्या हुआ, दरख्तों को काट रहे हैं। दरख्तों को काटने का मतलब क्या हुआ कि वो जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, जिससे ऑक्सीजन रिलीज होता है, जब वो प्लांट ही नहीं होगा तो वो फिर ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, और जब वो ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो हम सांस क्या लेंगे। यानी हमारे अपने मौत, हमें पता है कि हमारे ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है और वो प्लांट ही देता है, मगर फिर भी हम लोग प्लांट को काट रहे हैं, और एक दो नहीं, बेतहाशा काट रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन पढ़ा होगा आप लोगों ने, जो लोग सुन रहे हैं हमारे वीडियो को समझ रहे हैं, कितने सारे जंगलों को काट रहे हैं, गवर्नमेंट कटवा रही है, क्योंकि डेवलप्ड होगा, ये बनेगा, शहर बसेंगे। अब जो शहर बसेंगे तो लोग होंगे तो सांस लेना है तो ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, कितने देर सिलेंडर लेके चलेंगे। अभी पेंडेमिक में सिलेंडर नहीं मिल रहा था, कुछ लोगों की तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन इतने सारे लोगों को 24 घंटे ऑक्सीजन चाहिए, उसके लिए प्लांट होना चाहिए, और हम लोग प्लांट काट रहे हैं, इसलिए कि हम लोग तरक्की कर रहे हैं। हम लोग क्या सिविलाइज्ड हो रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, मॉडर्नाइज्ड हो रहे हैं, गाड़ी में घूम रहे हैं। जो तो गाड़ी में घूम के क्या सांस तो लोगे, और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन के लिए प्लांट चाहिए, प्लांट है ही नहीं है। तो क्या हुआ कि हम लोग पढ़े लिखे कालिदास है, हम लोग पढ़े लिखे, तभी तो हम लोग सिविलाइज्ड हो रहे हैं। दरख्तों को काट के मॉडर्न बिल्कुल अच्छे अच्छे डिज़ाइन के रोड्स और मकान और डेकोरेशन कर रहे हैं, मैंने फ्लैट देखो कितने 100 स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं, और ये बड़े बड़े वो रिसोर्ट बना रहे हैं। तो हम लोग पढ़े लिखे कालिदास है, क्योंकि हमें पता है कि जिस चीज़ से हमारी ज़िंदगी है, उसी चीज़ की जो सोर्स है, उस सोर्स को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है ना। वो एक अनपढ़ कालिदास थे जो जिस डाल पे बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे, और हम लोग हैं मॉडर्न कालिदास, हम लोग पढ़े लिखे कालिदास है। हमें पता है कि हमारी ज़िंदगी के लिए ये बिल्डिंग नहीं, ये लाखों करोड़ों रुपये की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। कि ये करोड़ रुपये, मान लो एक के पास बहुत पैसे है, मगर उसके पास ऑक्सीजन का अगर मान लो नहीं मिला, कुदरत ने या प्लांट नहीं रहा, तो क्या करेगा वो 1000 रुपये का या लाख रुपये का 2000 या 5000 का पानी में डाल के निचोड़ के जो निकलेगा वो 2000 का जूस पी रहा हूँ मैं। कौन सा जूस पी रहा हूँ, 2000 का जूस, यानी 2000 पानी में डाला था मैंने, और उसको पानी में निचोड़ के फिर वो जूस निकाला उसका, और फिर ये पी रहा हूँ। क्या पी रहा भाई, 2000 का जूस पी रहा हूँ। उससे कुछ होने वाला, 2000 उसमें काला इंक होता है, पता नहीं क्या क्या होता है, तो पैसे से कुछ नहीं होने वाला। ये जो कुदरत के जितने हमारे लिए एसेंशियल पैरामीटर कुदरत ने फ्री में दिया है, उनको प्रिजर्व करना है, उनके प्रिजर्व करने के लिए हमें जो मोड होना चाहिए उसे करना है, ठीक है ना। वरना हम लोग एक दिन उसी तरह से ऑक्सीजन ना होने की वजह से ये लटक के ये मर गए, झटक के वो मर गए, पूरी लाशें ऐसी पड़ी होगी, उठाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं है। ऑक्सीजन नहीं होगा, अभी तो आपने एक छोटा सा पेंडेमिक देखा है कोरोना काल का, कि क्या हाल था, हाहाकार हो गया था, ठीक है ना। और जब पूरा ही ऑक्सीजन नहीं होगा
तो उनको तो छोड़ो जिनकी तबीयत खराब होगी, हम जैसे लोग भी अच्छे बुरे जितने भी हैं सब लटक जाएंगे, कोई उठाने वाला ही नहीं है, बॉडी सड़ के कुत्ते खा जाएंगे, ठीक है ना। वो कुत्ते भी बचेंगे तब ना, वो भी बेचारे मर जाएंगे, ठीक है ना। खैर वो तो, लेकिन ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो तो डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये कहानी का मेन थीम था कि हम लोग जो है एक मॉडर्न कालिदास है, तालीम ले लेने से कोई ऐसा नहीं होता कि होशियार हो जाता है, अंग्रेजी किताब पढ़ लेने से कोई होशियार नहीं हो जाता। तजुर्बेकारी जो है ना हालात से आते हैं, और ऐसा अगर पैसा ही, अगर तजुर्बे एजुकेशन ही अगर सब कुछ होता है पैसे के लिए, तो गरीब आदमी या अनपढ़ आदमी करोड़पति नहीं होता। अगर एजुकेशन ही सब कुछ होता कि अब एजुकेशन से पैसा आएगा, तो ऐसे अनपढ़ आदमी करोड़पति नहीं होता, क्योंकि और MDH मसाले वाले, ठीक है ना, अनपढ़ आदमी करोड़पति नहीं होता। मेरे कहने का मतलब ये है कि होशियारी एक अलग चीज़ है, समझदारी एक अलग चीज़ है, उसी समझ से हमें काम करना चाहिए, ठीक है। और प्लांट को बचाएंगे तभी हम लोग बचेंगे, अदरवाइज़ हम लोग भी मॉडर्न कालिदास है, उसकी कहानी सुन के हम लोग वो करते हैं, अपनी भी कहानी तो सुन के ज़रा महसूस करें कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। कितना समझ में आया है, ये मेरे 100 सब्सक्राइबर के लिए है, जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, शेयर किया है, उनके लिए एक कहानी हम गिफ्ट करते हैं। और भी बेशुमार कहानियाँ हम सुनाते रहेंगे, ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन अभी हमारा वीडियो शो के काम बहुत है कि उसको पढ़ाना है और एडिट करना, अपलोड करना, तो बहुत काम है। तो जैसे जैसे हम 100, 200, 500 होते रहेंगे, मैं उसी हिसाब से कहानियाँ सुनाता रहूँगा। आपका देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।